ठीक है। चलिए, we have started with this model, circular flow of income model. Basically, macroeconomic objectives. How can we achieve the macroeconomic objectives? ठीक है. It's basically the John Kane was the economist who gave the model, and according to this model, that income, whatever the income that has been earned, should be spent back. शोर आ रहा है यार, इतना शोर डाल रहे हो आप. Whatever the income that has been earned, it should be spent back, and that is a circular flow of income model. ठीक है. और according to this model, there are 4 sectors in an economy जो हमने कल देखे थे. इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर्स होते हैं, 4 पिलर्स होते हैं. एक होती है फैमिलीज, जिनको हाउस होल्ड्स कहते हैं. एक होते हैं बिजनेसेस या फर्म्स. तीसरा जो सेक्टर है वो गवर्नमेंट होती है. और चौथा जो है दैट वाज द फॉरेन सेक्टर. ठीक है, ये फॉरेन सेक्टर होता है. तो ये चारों सेक्टर जो है ये मिलके एक इकोनॉमी को रन कर रहे होते हैं. हाउस होल्ड जो होते हैं, जब वो बाय करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, तो दैट इज कॉल्ड एज कंजम्पशन. वो कंजम्पशन होती है. बिजनेसेस जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल गुड्स, तो उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं. इसी तरीके से गवर्नमेंट जो है वो भी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर पैसे स्पेंड करती है, उसको एंटाइटल किया जाता है थ्रू दैट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. और इसी तरीके से फॉरेन सेक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट है. तो फॉरेन सेक्टर के अंदर जो है एक्सपोर्ट्स जो है वो हम अपने कंट्री की गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, एंड मैनी ऑफ आवर पीपल आर बाइंग द इम्पोर्टेड गुड्स. इम्पोर्ट्स. तो कल जो बात हमने खत्म की थी वो ये की थी कि अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स नहीं करते, तो हमारी इकोनॉमी इज कॉल्ड एज अ क्लोज्ड इकोनॉमी. एंड when the countries are involved in the international trade, then the economy is called as an open economy. तो क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी. तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप आगे भी चलते हैं, लेकिन अभी जो बात थी वो ये थी कि इस मॉडल के अकॉर्डिंगली इनकम जो है वो सर्कुलेट होनी चाहिए, और चारों सेक्टर्स के बीच में सर्कुलेट होनी चाहिए, और पैसा बाहर नहीं निकलना चाहिए. और ये देखना पड़ेगा हमें कि हम क्लोज्ड इकोनॉमी है या ओपन इकोनॉमी. क्लोज्ड इकोनॉमी विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड, एंड ओपन इकोनॉमी इज विद इंटरनेशनल. गॉट द आइडिया? अब देखें थोड़ी सी, अब इसमें आज नई चीजें देखते हैं. इस मॉडल के अंदर जो सबसे पहला प्रॉब्लम आया वो ये आया कि एक इकोनॉमी के अंदर इट इज डिफिकल्ट दैट people are going to circulate the whole of their income. People might have some leakages. ठीक है. तो इकोनॉमी के अंदर कुछ लीकेजेस भी होती है. व्हाट आर द लीकेजेस? दीज आर withdrawal of money from the economy. These are
लीकेजेस क्या होती है? नंबर वन, दीज आर सेविंग. सेविंग इज रेफर्ड एज अ लीकेज. सेकेंड लीकेज इज टैक्स. एंड थर्ड लीकेज इज इंपोर्ट्स. तो किसी की कंट्री के अंदर तीन लीकेजेस हो सकती हैं. It is impossible that the whole of the money is going to be circulated. There might be some people are going to save some of their income. They are going to pay the tax from their income, and there might be the imports from their income. Import में पैसा बाहर जा रहा है, सेव में पैसा इकोनॉमी से बाहर निकल रहा है, टैक्स में पैसा इकोनॉमी से बाहर निकल रहा है. ठीक है, तो टैक्सेशन से ही पैसा बाहर निकल रहा है. टैक्स, सेविंग और जो इंपोर्ट्स है, दे आर द लीकेजेस. But that leakages may not be the problem because an economy must have some injectors. Injectors this is the money injected back into an economy to overcome the leakages. These are injectors क्या होंगे? Number one, investment. Number two, government expenditure. And number three, exports. तो तीन लीकेजेस और उसके रेलेवेंट इंजेक्टर्स. इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट्स. जितनी इकोनॉमी के अंदर सेविंग्स होती हैं उसका हम इकोनॉमी के अंदर जितनी सेविंग्स होती हैं, सेविंग्स जो है वो लेजिटिमेट होनी चाहिए. लेजिटिमेट सेविंग का क्या मतलब है? सेविंग घर पे नहीं होनी चाहिए. सेविंग घर पे होगी ना, वो वापस नहीं आएगी. सेविंग अगर आप बैंक में करेंगे ना, तो बैंक वो पैसा लोन दे देगा बिजनेसेस को, और बिजनेस वो लोन लेके इन्वेस्ट कर दे. ठीक है, तो सेविंग के अगर इक्वल हो जाए इन्वेस्टमेंट के, देन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दोबारा वापस आ जाता है, पैसा वापस आ गया. गवर्नमेंट ने लिया टैक्स, टैक्स इकोनॉमी से बाहर निकल गया. लेकिन अगर वही टैक्स के इक्वलेंट गवर्नमेंट अपना पैसा स्पेंड कर दे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर दे ऑन वेलफेयर, ऑन डेवलपमेंट, ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से पैसा, ये टैक्स है, ये वापस आ जाएगा. ठीक है, जितनी आपने इंपोर्ट्स किए, पैसा मुल्क से बाहर चला गया. इंपोर्ट्स के अगेंस्ट पैसा, इंपोर्ट्स के अगेंस्ट बाहर चला गया. अब जितना पैसा बाहर गया है, कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए उतने ही वैल्यू की आप एक्सपोर्ट्स कर लें, पैसा वापस आ जाएगा. तो एक्सपोर्ट्स आर इंजेक्टर्स. ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में वो कहता है कि तीन पॉसिबल लीकेजेस हैं. लोग जो पैसा कमाते हैं, या तो वो खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो वापस इकोनॉमी पैसा वापस आ गया, उसका तो मसला कोई नहीं हुआ. यानी जो लोग पैसा कमाएंगे वो वापस खर्च करेंगे. मैंने जो सैलरी कमाई, मैंने जो कमाया, मैंने वापस बिजली का बिल दे दिया, मैंने गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च कर दिया. ठीक है, मैंने इकोनॉमी को वापस कर दिया पैसा, उसमें मसला कोई नहीं है. मसला कब आया? जब मैंने पैसा सेव कर दिया.
घर के अंदर रखा, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये तो लीकेज होगी ना। घर में नहीं रखना, मैंने पैसा सेव किया, अगर मैं उसको बैंक में रख देता हूँ और बैंक उस पैसे को उठा के किसी स्कूल को लोन दे देता है, पैसा वापस आ गया ना, मेरी सेविंग है, लेकिन इकोनॉमी को डैमेज नहीं हुआ, इकोनॉमी पैसा वापस आ गया। मैंने अपनी इनकम में से टैक्स दिया गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस टैक्स को उठा के वापस खर्च करे, इकोनॉमी में पैसा वापस आ गया। मैंने अपनी कंजम्पशन में कुछ चीजें मैंने इंपोर्टेड चॉकलेट पे स्पेंड कर दिया पैसा, वो पैसा मुझसे बाहर चला गया। लेकिन अगर गवर्नमेंट टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करके पैसा वापस मंगवा ले, मैंने स्विट्जरलैंड से अगर फॉर एग्जांपल चॉकलेट मैंने मंगवाई और वो मैंने खा ली और वो मैंने पैसे दे दिए, स्विट्जरलैंड पैसे चले गए। लेकिन अगर गवर्नमेंट फैसलाबाद से कोई टेक्सटाइल, कोई जो क्लॉथिंग है, वो स्विट्जरलैंड को एक्सपोर्ट करेगी, पैसा वापस आ जाएगा। तो कहते हैं कि लीकेज इज नॉट अ प्रॉब्लम इफ इक्विवेलेंट इंजेक्टर हैज बीन इन्वेस्टेड बैक। अगर उस लीकेज का इक्विवेलेंट इंजेक्टर आ जाए तो देन देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। तो एक इकोनॉमी के अंदर वो कह रहा है कि ये लिख रही है ऑनलाइन, रब कर दूं? जी ठीक है। वो कहता है सबसे आइडियल चीज तो क्या है सर्कुलर ऑफ इनकम में, वट एवर पीपल अर्न, एक इकॉनमी का, मेरी अकेले की इनकम होती तो वो इनकम होती, लेकिन हम सब की इनकम है, पूरे पाकिस्तान की इनकम है, उसको कहते हैं नेशनल इनकम। तो कहता है कि एक नेशन ने जितना पैसा कमाया, नेशनल इनकम, आइडियल ये है कि उस सारे का सारा खर्च हो जाए, नेशनल एक्सपेंडिचर। और जितना लोग सारे का सारा पैसा स्पेंड करेंगे, हमारे मुल्क की जो फर्म्स होगी उतनी ही वो आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, नेशनल आउटपुट। और इस नेशनल आउटपुट को हम कहते हैं जीडीपी। कहता होना तो ऐसे चाहिए। और ये कब पॉसिबल होगा? व्हेन सेविंग, टैक्स, इंपोर्ट्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट्स। हो गया आराम नीचे। ये तीनों चीजें उस टाइम इक्वल होंगी, नेशनल इनकम, नेशनल एक्सपेंडिचर, नेशनल आउटपुट, जब ऑल द लीकेजेस आर इक्वल टू द इंजेक्टर्स। लीकेज जो है वो इंजेक्टर्स की इक्वल होंगे, ठीक है। हाउएवर, इफ आर मोर देन अगर सेविंग, टैक्स और इंपोर्ट जो है वो यानी लीकेजेस इंजेक्टर से ज्यादा होंगे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप ज्यादा कमा रहे हैं और खर्च कम कर रहे हैं। नेशनल इनकम इज ग्रेटर देन नेशनल एक्सपेंडिचर, यानी आप कमा ज्यादा रहे हैं, वापस कम आ रहा है। सेविंग, टैक्स और इंपोर्ट में जो है चल रहा है, इससे क्या होगा? इकोनॉमी को क्या फेस करना पड़ेगा? रिसेशन। पैसा सेव किया, इन्वेस्ट नहीं हुआ वापस, बैंक कहते हैं हमारे पास 20 बिलियन रुपीज पड़े हुए हैं, लोगों ने सेव किए हुए हैं, लेकिन लोग हमसे उधार ही नहीं ले रहे क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, 22.5% है। इसका मतलब सेविंग ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। गवर्नमेंट ने जितना टैक्स लिया है पूरा स्पेंड ही नहीं कर रही। इंपोर्ट हमारी बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान की ये एक्चुअल ये है,
इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स नहीं है। उसका रिजल्ट क्या होगा? इसका मतलब है हम लोग कमा ज्यादा रहे हैं और सेव कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, इंपोर्ट पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, वो वापस नहीं आ रहा। जब वो वापस नहीं आएगा तो इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी। ये प्रॉब्लम है जी, ये प्रॉब्लम है। ये क्या है? ये प्रॉब्लम है। तो एक प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? कुछ मुल्कों को ये प्रॉब्लम है, ऑपोजिट। इफ आई प्लस जी प्लस एक्स इज ग्रेटर देन एस प्लस टी प्लस एम, यानी इंजेक्टर ज्यादा है, लीकेजेस कम है। इसका क्या मतलब है? एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा है इनकम से। ये कैसे हो सकता है? लोग पैसा कम कमा रहे हैं और खर्च ज्यादा हो रहा है। लोग कमा कम रहे हैं, खर्च ज्यादा हो रहा है, यानी इन्वेस्ट ज्यादा हो रहा है। कैसे इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो सकती है सेविंग से? बैंक्स कहते हैं हमारे पास 20 बिलियन रुपीज की सेविंग्स है, लेकिन लोन हमें 30 बिलियन रुपीज के दे दिए। हाँ, अब वो कैसे? मैं पूछ, बैंकों के पास सेविंग है ये 20 बिलियन रुपीज, 20 बिलियन रुपीज, लेकिन बैंक इन्वेस्टमेंट 30 बिलियन रुपीज की लोन दे देते। नहीं, आसान आसान वर्ड में 10 बिलियन एक्स्ट्रा कहाँ से आया? वो तो हमारे सेविंग्स है ना। नहीं, 10 बिलियन रुपीज मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसलिए। सर मुझे पता आईएमएफ नहीं। देता होगा। जी जी जी, आप सर क्या मैं कह कह रहे रहा हूँ आईएमएफ या एशियन डेवलपमेंट बैंक या कोई देता होगा। हैं? जी, आईएमएफ से ही कह रहे हैं हम सब। कोई इंटरनेशनल लोन जैसे आईएमएफ ने दे दिए पैसे एक्स्ट्रा। हमने तो 20 बिलियन दिया ना बैंकों को, लेकिन बैंक कैसे 10 बिलियन एक्स्ट्रा दे रहे हैं? कहाँ से पैसा आया उसके पास? उसके दो तीन वेज है। हो सकता है इंटरनेशनल एड आ गई हो सकता है इंटरनेशनल आईएमएफ से लोन आ गया हो। तीसरा जो सबसे बड़ी रीजन है, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक जो होता है, नोट प्रिंट करना शुरू कर, प्रिंटिंग ऑफ नोट्स। और नोट प्रिंट करके बैंकों को दे देता है कि ये जो गरीब फिर रहे हैं ना, इनको लोन दे दो। बहुत दफा गवर्नमेंट करती है नोट प्रिंटिंग। प्रिंटिंग करके मुझे कहते हैं जी, जीरो मार्कअप पे हम लोन देंगे एंटरप्रेन्योर्स को, फार्मर्स को। वो पैसा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट प्रिंट करती है नोट और दे देती है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि इन्वेस्टमेंट जो है सेविंग से ज्यादा होगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्स से ज्यादा कैसे होगा? गवर्नमेंट कहती है मेरे पास टैक्स आया है 20 बिलियन रुपए का, गवर्नमेंट ने स्पेंड कर दिया 30 बिलियन रुपीज। यहाँ पे हमजा वाली बात ज्यादा स्ट्रांग है। ये आईएमएफ से लोन लेके आपने ज्यादा स्पेंड कर दिया। आपने कहा जी वो हमारी स्पेंडिंग, टैक्स हमें कम मिलता है, लोग टैक्स चोरी करते हैं, लेकिन आवाम के लिए हमें पैसा चाहिए, हमने उनके लिए हॉस्पिटल बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, उनको हमने गरीबों को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम देना है, ज़कात देनी है। हमारे पास पैसा कहाँ से आया? पैसा अगेन नोट प्रिंट कर लें या आईएमएफ से लोन लेके खर्च कर दें, तो ये पॉसिबल है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए टैक्स, और एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए इंपोर्ट से। काश हमारी नहीं है, एक्सपोर्ट हमारे इंपोर्ट से ज्यादा हो जाए। ये भी पॉसिबल है, क्योंकि एक्सपोर्ट तो हम दूसरे मुल्क में कर रहे हैं। हमारे हालात खराब हैं, नीचे की तरफ हैं, लेकिन जिस मुल्क में हम एक्सपोर्ट करते हैं उनकी इनकम बढ़ रही है, वो हमसे और मांग रहे हैं कि हमें और दे देंगे, ये कपड़ा हमें और दे दें, जूते हमें और दे दें, फुटबॉल हमें और चाहिए, वर्ल्ड कप हो रहा है हमारा, हमें कैंचियां छुरियां जो है ज्यादा दे दें। एक्सपोर्ट हम करते हैं बहुत ज्यादा। हमें मैंगोज ज्यादा दे दें, फ्रूट्स वेजिटेबल ज्यादा भेजें हमें। तो वो लोग तो मांग सकते हैं हमसे ज्यादा। तो देखें क्या हुआ, जब इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएंगी, सेविंग टैक्स और इंपोर्ट से, सिंपल वर्ड्स में, इंजेक्टर्स आर मोर देन लीकेजेस, देन व्हाट हैपेंड? इसका मतलब है इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेशन ज्यादा हो गई है इनकम से, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए इनकम से। तो इसका बुरा फायदा, बुरा क्या होगा इसका? देन इकोनॉमी विल फेस, जी मान ये तो आता ही होगा, देन इकोनॉमी विल फेस इन्फ्लेशन।
देन इकोनॉमी विल फेस इन्फ्लेशन। तो ये दोनों ही गलत है चीजें। हमें क्या करना है, इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम पे रखना है। इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम ये है, लेकिन ये सिर्फ हाइपोथेटिकल मॉडल है। रियलिटी में लीकेजेस आर नेवर बी इक्वल टू द इंजेक्टर्स। कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, मुश्किल होता है। जो इकोनॉमीज अच्छी है ना, जो अच्छा काम कर, जो आपको नजर आती है क्योंकि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छी है, चाइना है जैसे, वो कर जाते हैं, वो नियर टू इक्वालिटी होते हैं, इक्वल। ठीक है, लेकिन हमारे जो है ना, हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। चाइनीज इकोनॉमी जो है बहुत बहुत स्ट्रांग है। उसकी रीजन देखिए क्या है। अगर उनकी सेविंग ज्यादा हो जाती है ना, अगर उनके लोग ज्यादा सेव करना शुरू करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करवा लेते हैं वो। पूरी दुनिया से मल्टीनेशनल आके इन्वेस्ट करती है चाइना के अंदर, क्योंकि अच्छा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी है, लेबर चीप है, वैसा एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करवा लेते हैं। जितना वो टैक्स लेते हैं गवर्नमेंट उतना स्पेंड कर देती है, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उनकी प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। वो खुले दिल से इम्पोर्ट करते हैं, क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट पूरी दुनिया के अंदर है। वो जितनी ज्यादा एक्सपोर्ट्स होती है उतनी वो इम्पोर्ट भी करवा लेते हैं। ठीक है, तो एक चाइनीज इकोनॉमी या जो स्टेबल इकोनॉमीज होती है ना, दे आर नियर टू दैट दिस लीकेजेस इंजेक्टर्स। हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हमारी इकोनॉमी के अंदर रिसेशन भी है, हमारी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन भी है, हमारे टैक्स कम जनरेट होता है, गवर्नमेंट स्पेंड ज्यादा करती है। क्योंकि गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ता है, गवर्नमेंट रुक नहीं सकती स्पेंडिंग से, क्योंकि ये बेसिक नीड्स लोगों की देनी होती है। गवर्नमेंट अगर हॉस्पिटल नहीं बनाएगी तो उसको गालियां पड़ेंगी, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं देगी तो उसे गालियां पड़ेंगी, तो उसको करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा होती है इन्वेस्टमेंट से, टैक्स से। सर। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमारी सेविंग से कम है, क्योंकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आजकल चल रहा है, 1 मिनट में बता, 22.5% है। और 22.5% इंटरेस्ट रेट का मतलब ये है कि बिजनेस इन्वेस्ट नहीं करेगा ना, बहुत हाई है ना इंटरेस्ट रेट। बिजनेस का प्रॉफिट ही नहीं है इतना। 22.5% का मतलब मैं कि आपने अगर 1 करोड़ रुपया उधार लिया है, उस पर 22.5 लाख रुपीज आपको इंटरेस्ट देना साल का, सूद है। तो 1 करोड़ पे इतना रिटर्न तो नहीं होता कि 22 22 साढ़े 22 लाख रुपए आप कमा लेंगे। बिजनेस का इतना प्रॉफिट थोड़ी होता है। वो 1 करोड़ रुपए लगाते हैं, 6 10 6 7 8 लाख रुपए कमा लेते हैं बस। कोई बिजनेस आपको 25% रिटर्न नहीं देता। तो यहाँ देखिए 25% इंटरेस्ट रेट है, तो बिजनेस आज के इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, सेविंग भरी पड़ी है बैंकों के अंदर। और बैंक वो सेविंग कहाँ लगा रहे हैं आजकल, कहाँ लगा रहे हैं? लोग तुमसे उधार नहीं ले रहे, तो बैंकों में जो रुपया पड़ा हुआ है सेविंग का, कहाँ जा रहा है? बाहर कहाँ जा रहा है? बाहर नहीं जा रहा। स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट देखा कैसे ऊपर गई हुई है? वो इसलिए गई है कि बैंकों ने, उनके वो जो सरप्लस मनी पड़ा हुआ है, अब लोग तो उधार नहीं ले, बिजनेस तो उधार नहीं ले रहा 22.5%, तो सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते, स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में लॉस हो जाए तो बैंक बैंकरप्ट हो जाते हैं। 2007 के अंदर, आपको पता है 2007 2008 के अंदर अमेरिका के 5 बड़े बैंक बैंकरप्ट हुए। बैंकरप्सी में नहीं, इतना इतना नहीं होती, सेंट्रल बैंक इतना बेल आउट नहीं करती, एक आध बैंक को कर देती है। इतने अगर 5 के 5 बैंक मांगना शुरू कर देंगे तो वो फिर बैंक बंद हो जाएंगे, बंद कर देंगे। लेमन ब्रदर्स बैंक वाज द 2007 के अंदर, एक मैगजीन आता है फॉर्च्यून 500, उस फॉर्च्यून 500 में होता है कि सबसे सक्सेसफुल जो बिजनेस होते हैं ना, उनकी लिस्ट, उनको लिस्ट डाउन किया होता है। तो 2007 के स्टार्ट में लेमन ब्रदर्स बैंक वाज द नंबर 1 बैंक इन द वर्ल्ड। और दिसंबर 2007 में लेमन ब्रदर्स बैंक बंद हो गया, 1 साल में, बैंक। और उस एक बैंक की वजह से इतना उसके पास, उसके बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिजर्व थे। सारे सऊदीज, कोईतीज, इराकी, इनके जो बड़े बड़े शेख हैं, पूरे पूरे दुनिया के मालदार लोग, उनके पैसे वहां पे इन्वेस्टेड थे। उस एक बैंक के बैंक होने से अमेरिका और यूरोप रिसेशन में चले गए, डिप्रेशन में। और वो 1 साल में कैसे बैंक हो गया?
उसने सारा पैसा स्टॉक मार्केट में, वॉल स्ट्रीट में लगा दिया। हाँ पुरानी नहीं, वो सिक्योरिटी एजेंसीज जो थी ना, सिक्योरिटीज में पैसा लगा दिए। जो एक होते हैं स्टॉक मार्केट होते हैं, कंपनी के होते हैं, सिक्योरिटीज होती है। सिक्योरिटीज में बैंक हो, सर तो विद इन 1 ईयर बैंक जो है बैंक हो गया। जी जी बताएं। सर मैं ये कह रहा था कि अगर कोई भी गवर्नमेंट, जैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, जैसे यूएस गवर्नमेंट है, आप कहे थे 2007 में उनका मेन बैंक जो है वो बैंक हो गया था, तो अगर सर आपकी गवर्नमेंट जो है वो वही खुद से ही मनी बनाना शुरू कर दे, और वो तो उसका क्या मतलब नुकसान या फायदा होगा? लाइक पाकिस्तान गवर्नमेंट आज से ही सर पाकिस्तानी रुपी जो है मतलब नया बनाना शुरू कर दे, जनरेट नोट बनाने शुरू कर दे और अवाम में बांट दे, उससे तो प्रॉब्लम आ सर जाती है ना, उससे और बड़ी प्रॉब्लम होती है। अल्लाह सर खैर उससे करे। आएगा मसला जी क्या क्या कह आएगा? रहे कि उससे मसला क्या आ सकता है सर? पॉसिबल क्या इशू हैं? आएगा? अगर आप नोट ज्यादा प्रिंट करेंगे ना, जब आप नोट ज्यादा प्रिंट करते हैं तो उसमें ये होता है कि आपकी करेंसी की वैल्यू खत्म हो जाती है, आपकी इन्फ्लेशन हो जाती है मुल्क के अंदर। नोट प्रिंटिंग जो है वो सही नहीं होती इकोनॉमी के लिए ना। हाँ हाँ, यानी उससे तो अगर आप, जैसा आप कह रहे हो, हम नोट प्रिंट करते जाएं, नोट प्रिंट करके हम कर्जा मुकाने की कोशिश करें, तो आपका जो रुपया है वो 1,000 रुपए का डॉलर हो जाएगा। नोट प्रिंटिंग से इन्फ्लेशन हो जाती है मुल्क में, तो इतनी प्रिंटिंग हम नहीं कर सकते। सही है, तो प्रिंटिंग की ना, प्रिंटिंग की भी एक वो मनी सप्लाई का एक कॉन्सेप्ट है, आगे जाके आप पढ़ेंगे। मनी प्रिंटिंग जो है ना वो इक्वल टू जीडीपी होनी चाहिए। जितना उस मुल्क के अंदर गुड्स और सर्विसेज की वर्थ है ना, अगर हम एक साल में सपोज 3500 अरब रुपए की चीजें बनाते हैं, तो ओवरऑल हम सब के पास इकोनॉमी के अंदर 3500 अरब रुपया ही कैश होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मनी सप्लाई बस उतनी होनी चाहिए, उससे ज्यादा प्रिंट करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। मैं ये आपको नुकसान बता रहा हूँ ना, एक इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे ज्यादा हो रहा है नोट प्रिंटिंग से, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन हो रही है। तो नोट प्रिंटिंग आप नहीं कर सकते ज्यादा। ठीक है, तो बैंकों के पास जितना पैसा है ना, उनको वो लोन आउट करना है, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ना, एक एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। और वो एनवायरनमेंट क्या है कि गवर्नमेंट अपना टैक्स जो इंटरेस्ट रेट है वो कम करे। गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट 22.5 पे रखा हुआ है, कोई भी नहीं लेगा उधार। अमेरिका का इंटरेस्ट रेट 5% है, 5% है। वहां पे बिजनेसेस क्यों फ्लरिश कर रहे हैं? बैंक से लोन लेते हैं, 5% इंटरेस्ट पे लोन लेते हैं, 8-10% प्रॉफिट बनाते हैं, गवर्नमेंट को वापस कर देते हैं पैसा। पैसा इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक एनवायरनमेंट नहीं है इन्वेस्टमेंट का। जे क्या कह रहे हैं? ब्लैक हो गया? कौन सा ब्लैक मनी? वो तो ब्लैक मनी और चीज है। ब्लैक मनी तो देखिए वो स्मगल्ड है, वो तो रिकॉर्ड में नहीं आता ना। लेकिन यहाँ पे हम अभी जो बात कर रहे हैं वो हम एक लेजिटिमेट मनी की बात कर रहे हैं। अभी इसमें हम करप्शन, ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग की बात ही नहीं हो रही। हम एक नॉर्मल वो उसकी बात कर रहे हैं कि एक इकोनॉमी के अंदर पैसा जितना कमाया जाता है वो रिकॉर्डेड है, उस रिकॉर्डेड पैसे को वापस जाना चाहिए। उस रिकॉर्ड पैसे को वापस जाना चाहिए। अगर वापस नहीं जाता तो किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जो रिकॉर्ड हो। जैसे घर में मैं पैसा रखूंगा ना, वो ब्लैक मनी, वो वापस इंजेक्ट नहीं हो रहा, दैट इज नॉट गुड। उससे इकोनॉमी रिसेशन में चली जाती है। पैसा आप बैंक में सेव करें, आपका हक है सेविंग करना। पैसा आप जब बैंक में सेव करेंगे तो बैंक के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि उसको वापस इकोनॉमी को लुटा देगा, पैसा वापस दे देगा। कैसे वापस दे देगा? थ्रू इन्वेस्टमेंट, लोन्स। पैसा वापस आ गया। मैंने टैक्स गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट उसको वापस कर देगी, रोड बना देगी, वेलफेयर दे देगी, वापस आ गया। ठीक है, मैंने अगर इंपोर्ट ज्यादा कर ली ये चीजें, तो इंपोर्ट करना कोई गुनाह नहीं है, गवर्नमेंट उतनी एक्सपोर्ट करवा ले। तो ये देखें, इसीलिए वो कह रहा है कि सेविंग, टैक्स और इंपोर्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट्स की इक्वल होना चाहिए। यानी जो असल वो काम कह रहा है वो ये कह रहा है कि जितना इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट शुड बी इक्वल टू सेविंग। इन्वेस्टमेंट सेविंग की इक्वल होनी चाहिए, एग्जैक्ट। ये गवर्नमेंट का काम है कि टैक्स इंटरेस्ट रेट ऐसा रखवाए
कि सारे का सारा जो सेव्ड मनी है वो वापस इकोनॉमी में आ जाए। वो गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट वो 15% पे आता है, 5% पे आता है, 10% पे आता है, बेशक 50% पे आता है। अगर आपकी इकोनॉमी में लोग 50% में लोन लेना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का ये काम है कि वो इंटरेस्ट रेट को ऐसा सेट करे, ऐसी फिगर लेके आए कि जितना लोगों ने पैसा सेव किया है वापस आ जाए। गवर्नमेंट का ये काम है कि वो सारा पैसा गवर्नमेंट जो है स्पेंड करे जितना टैक्स में गया है उसके पास। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्स के इक्वल होना चाहिए हमेशा। ये गवर्नमेंट ने प्लान करना है कि जितना पैसा टैक्स में चला गया उसको मैंने कैसे वापस स्पेंड करना है। और ये गवर्नमेंट का काम है कि लोगों ने इंपोर्ट किए तो मैंने उतनी एक्सपोर्ट्स करवानी है प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके। तो देखें, इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इक्वल टू सेविंग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मस्ट बी इक्वल टू टैक्स, एक्सपोर्ट्स मस्ट बी इक्वल टू इंपोर्ट्स। फिर इकोनॉमी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेविंग, टैक्स, इंपोर्ट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट्स इक्वल है, कोई मसला नहीं है। प्रॉब्लम कहां आएगा? जब ये होगा लीकेज आर मोर देन इंजेक्टर्स तो रिसेशन, इंजेक्टर्स आर मोर देन लीकेजेस देन इन्फ्लेशन, ये प्रॉब्लम है। तो ये जो मॉडल है जो अभी अभी हमने शुरू किया है, ठीक है, कल स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4 से, तो ये मॉडल जो है ये बेसिकली ये बता रहा है कि इकोनॉमी कैसे बैलेंस रहेगी, इकोनॉमी कैसे इक्विलिब्रियम पे रहेगी। अब हम वो छोटी मोटी बातें नहीं कर रहे, 1 2 3 खत्म हो गया, उसका कोई तल्लक ही नहीं है इसके साथ। जी, अभी हम एक एक मैक्रो लेवल पे चलेंगे, इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी पे चलेंगे, नेशनल इकोनॉमी को देख रहे हैं। एक कंट्री जो है वो कैसे स्टेबल होगा अगर उसकी सारी की सारी इनकम्स वापस आनी शुरू हो जाए। यानी एक इकोनॉमी आपको पैसे दे रही है, आप उस इकोनॉमी को वापस करें पैसे, और वो वैसे आप वैसे ही वापस कर सकते हैं जब आपकी लीकेज और इंजेक्टर्स इक्वल हो। ठीक है, समझ आ गई बात? जी, चैप्टर 3 का फिलअप कर दो। तो देखिए, इसको जो वो बनाता है एग्जाम में, जो सॉरी जो इसकी जो डायग्राम बनाता है उसको अंडरस्टैंड करें। अब मैं डायग्राम के अकॉर्डिंगली समझाता हूँ आपको। तो देखिए, एक इकोनॉमी के अंदर जरा फॉलो करें, बेशक ना बनाए, बुक में बना होगा नोट्स में, लेकिन इसको जस्ट फॉलो करें। इकोनॉमी के अंदर अभी हमने कहा है कि एक होता है सेक्टर हमारा हाउस होल्ड, जो कि फैमिलीज हैं, लोग हैं उस मुल्क के, ठीक है। एक उसमें होती है गवर्नमेंट, एक उसमें होती है फर्म्स, और एक है हमारे पास फॉरेन सेक्टर। ठीक है, हाउस होल्ड जो है ये दे आर द मेन सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द फर्म। यानी एक इनकम कैसे जनरेट होगी? हम लोग ही कहीं जॉब कर रहे होंगे, हमारा ही कोई ना कोई लैंड होगा, कोई कैपिटल होगा जो फर्म्स यूज करेंगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, और वो उससे क्या बनाएंगी? गुड्स एंड सर्विस। उससे क्या बनाएंगी? गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज बनानी। फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगी कैसे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेंगी, लैंड, लेबर, कैपिटल, और गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगी। ठीक है, पैसा कैसे जनरेट होगा? फर्म्स इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट लोगों को क्या देंगी? पैसा, जिसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। यानी अगर लेबर है तो उसको वेज और सैलरी मिलेगी, अगर किसी ने कोई लैंड दिया उसको रेंट मिलेगा, किसी ने पैसा को कैपिटल की फॉर्म में इन्वेस्ट किया है उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये देखें, ये नेशनल इनकम मिल गया। अब लोगों के पास पैसे आ गए, अब लोगों ने ये पैसे वापस करने हैं। लोगों ने पैसे वैसे कैसे वापस करने हैं ये देखें। अगर लोग पैसा फॉरेन सेक्टर को देते हैं तो ये क्या है? इंपोर्ट। मैंने ब्रैकेट डाला है क्योंकि ये लीकेज है।
और फॉरेन सेक्टर वही पैसा वापस कर देता है इकोनॉमी को, एक्सपोर्ट्स। गवर्नमेंट लोगों से लेती है टैक्स और वापस कर देती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। टैक्स लिया, वापस कैसे किया? रोड बना दी, हेल्थ दे दी, वापस आ गया। गवर्नमेंट ने अगर पैसा लिया फर्म से इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, वापस कर दिया थ्रू सब्सिडीज, फर्म्स को वापस आ गए पैसे। अब यहां से जो एक और लीकेज है, लोगों ने सेविंग्स की, सेविंग्स यहां से इंजेक्ट हो जाएंगी वापस इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में। जी, पैसा कैसे जा रहा है? पैसा कैश की फॉर्म में जा रहा है, रिटर्न दे रही है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रिटर्न दे रही है। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, इसका रिटर्न दे रही है वो। यानी आप, मैं फॉर एग्जाम्पल बीकन हाउस में काम कर रहा हूँ, तो मुझे वो दे रहे हैं पैसे, मेरे पास वो नेशनल इनकम होगी ना। अब मैं वो क्या करता हूँ, मैं वो पैसा खर्च करता हूँ। अब मैं वो पैसा फॉर एग्जाम्पल कैसे खर्च करता हूँ, मैंने कोई रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा लिया। मेरा एक बच्चा था, वो बीकन हाउस में पढ़ता था, मैंने उसके रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा लिया, तो पैसे उसके बाप के पास वापस आ गए। मैंने बिजली का बिल दिया, एक बच्चा था उसके अब्बू वापडा में काम करते थे, उसके पैसे वापस आ गए। बेगम ने जाके वहां से खाड़ी से ले लिया, तो वो एक बच्चा खाड़ी वाले का बैठा हुआ था, वापस आ गया। तो पैसा सर्कुलेट हो गया ना, पैसा ऐसे सर्कुलेट हो रहा होता है, समझ आइए, पैसा ऐसे सर्कुलेट हो रहा होता है। तो पैसा किसी ना किसी तरीके से वापस आएगा। तो फर्म से पैसा हाउस होल्ड को गया, हाउस होल्ड ने वो खर्च करना है इकोनॉमी के अंदर। अगर वो फॉरेन सेक्टर पे खर्च करेंगे तो इंपोर्ट है, और फॉरेन सेक्टर हमारी प्रोडक्ट को वापस करेगा, हमारी जो एक्सपोर्ट है। तो ये देखिए, लीकेजेस, इंजेक्टर, सब कुछ इसमें कवर हो रहे हैं। ये पूरा फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी है। दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल। कैसे इकोनॉमी जो है सर्कुलेट हो रही है, पैसा कैसे सर्कुलेट हो रहा है। होना होना चाहिए, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है ना कुछ। अब देखें, पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग भी है, जो कि इसमें आती नहीं है। आपको पता है जितना पैसा पाकिस्तानियों ने चोरी करके बाहर लेके गए, उतना ही हमारा आईएमएफ का लोन है। अगर वो चोरी शुदा पैसा सारा वापस आ जाए, तो आईएमएफ का लोन खत्म हो जाए। सेम अमाउंट है। पूरा ये सर्वे हुआ कि जितना हमारा लोन है ना, जो आईएमएफ को हमने देना है, और हम सुबह रात दिन रात पीटते रहते हैं कि जी हमने, हमारा इकोनॉमी नीचे जा रही है, आईएमएफ के लोन देने हैं हमने। सेम अमाउंट ऑफ मनी इज बेसिकली मनी लॉन्डर्ड फ्रॉम द पाकिस्तान। पाकिस्तान से वो पैसा चोरी हुआ है, जो न्यूयॉर्क और लंदन और स्पेन और पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है लोगों का, सेम अमाउंट ऑफ मनी। तो ये लीकेज है ना, अगर वो लीकेज ना हुई होती तो हमारी इकोनॉमी के अंदर, यहाँ तो वो लेजिटिमेट लीकेजेस बता रहा है ना कि ये लीगल लीकेजेस है, और लीगल लीकेजेस को आप इंजेक्ट करेंगे वापस। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये तो इनलीगल लीकेजेस, बैग में पैसे लेके बाहर निकल जाए। ठीक है, ये गलत है, ये रिकॉर्डेड नहीं है। गवर्नमेंट कैसे प्लान करेगी? इंपोर्ट एक लीगल लीकेज है। गवर्नमेंट को पता चलता है कि ये फिगर है इंपोर्ट्स की, $50 बिलियन, तो वो एनकरेज करती है अब हमारे बिजनेसेस को कि आप जो है क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट करें $50 बिलियन। तो वो एक प्लानिंग हो जाती है। ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये बेसिकली आपका जो है ना क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल। कल थोड़ा सा और इसमें एक जो ग्राफ है वो करना है, उसके बाद जो है। ठीक है, चलो। हाँ जी, अहमद कल के चले आज पहुंचे हो? आज ही बड़ी मुश्किल पहुंचे हो। ये वाले ना मुश्किलातें जो है ना, आप सुनो। जी जी, क्या क्या आप भी इकोनॉमिक्स लेते हो? हाँ, कल के चले आज पहुंचे हैं आप लोग, क्यों? हाँ,